नमस्कार, उम्मीदों का वर्ल्ड कप में आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश खास दिनों पे, और अब क्यों ना खास हो, क्योंकि भाई भारतीय टीम इतनी शानदार फॉर्म को लेकर अविजित सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी। 9 में से 9 मुकाबले जीते हुए, वो भी प्रचंड तरीके से, जहां पर आपने अपने प्रतिद्वंदियों को ऑलमोस्ट नस्ते नाबूद कर दिया। और इस सिलसिले को अब क्या हम सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में भी दोहरा पाएंगे? टीम इंडिया क्या इस बार इतनी शानदार फॉर्म जो दिखा रही है वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पे ही जाके खत्म होगा? ये सारी बातें हम सबके जहन में हैं, दुनिया भर की बातें हो रही हैं, बड़ा एक्साइटमेंट है। और ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो शुरुआत में बड़ी खबरें आ रही थी कि लोग मैदान में नहीं है, ये है, लेकिन आप देखिए कि नीदरलैंड्स इंडिया का मैच दिवाली के दिन और मैदान पहले घंटे से ही फुल भरा हुआ। जबकि ऐसा हुआ कि भाई शुरुआत में लोग जुटते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि लंबा फॉर्मेट है, एक दिन का लोग आते हैं, लेकिन कल तो पूरी तरीके से भरा था। और ये दिखा रहा है कि वर्ल्ड कप अब अपने किस दौर में पहुंच गया। बहरहाल टीम इंडिया ने शानदार जीत के साथ एंट्री कर ली, जहां पर उनका सेमीफाइनल्स में मुकाबला होने जा रहा है न्यूजीलैंड के साथ। तो चलिए इस मुकाबले की चर्चा करते हैं, एक्साइटमेंट को थोड़ा और बढ़ाते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं क्रिकेट की। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर स्पोर्ट्स के श्रीनिवास राव, जो मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और साथ में जुड़ रहे हैं खेल पत्रकार विमल कुमार। लेकिन हम शुरुआत करते हैं श्रीनी सर से ही। तो श्रीनी साहब, एक और बढ़िया शानदार मुकाबला जहां नीदरलैंड्स को भारतीय टीम ने हराया, वो भी एक अलग अंदाज में हराया। पहले ढेर सारे रन्स बनाए, जिसमें हमने देखा टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर सब चले। आई थिंक ये पहला मौका था जब पांचों बैट्समैन ने 50 किया और उसमें से 2 ने तो 100 प्लस कर दिया। सो ये इंडियन बैटिंग के फॉर्म को लेकर दिखा रहा है, भले ही नीदरलैंड्स की टीम थी, कि सभी टच में है। क्या कहेंगे? हाँ, ये नेदरलैंड्स की अटैक का इतना प्रोमिनेंस नहीं है। मैं कहूँगा कि ये अच्छा है इसलिए क्योंकि रन बनाना जो है वो एक आदत वाली बात होती है। आपको एक आदत पड़नी पड़ती है, एपेटाइट एक जनरेट करना पड़ता है। 400 आपने क्रॉस किया तो एक साइकोलॉजिकल एज आप लेके सेमीफाइनल में जा रहे हैं। अहेड ऑफ सच एन इंपॉर्टेंट मैच आप एक उस साइकोलॉजिकल एज के साथ जा रहे हैं कि आप 400 रन खड़ा कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ द अटैक 19-20 का हो सकता है। द पॉइंट इज यू आर गोइंग इन विद साइकोलॉजी। तो वो मेरे ख्याल से बहुत टाइमली था। और हमारे बॉलर्स को, जो हमारी 5 बॉलर अटैक है, देखिए हमारे पास कुशन नहीं है, 5 ही बॉलर है, तो हमने कल पार्ट टाइम बॉलर्स यूज किया और उनको रेस्ट दिया। उनको एक मैच सिचुएशन देखने को मिला जब कि हम अगर नहीं है अटैक में, एक पार्ट टाइमर को लेके आ रहे हैं। हो सकता है करंट सिचुएशन में आपको कल सही में विराट कोहली से बॉलिंग करवाना पड़ जाए या रोहित से बॉलिंग करवाना पड़ जाए, तो आप किसको किस एंड से किस ड्यूरेशन में कौन से सिचुएशन में आप लाना चाहोगे, वो एक मैच सिमुलेशन जैसा होता है। एक स्लाइटली वीकर अपोजिशन थी तो आप एक चांस लेके टेस्ट कर सकते थे। तो मेरे ख्याल से परफेक्ट बिल्डअप था सेमीफाइनल के पहले। आपने अच्छा किया ये हमें एक्सप्लेन किया, क्योंकि लोगों की आदत क्या पड़ गई फैंस की कि सबको लग रहा है कि अब 80 और 100 रन में सबको आउट कर दो और टीम कमजोर हो तो और कम में कर दो। कल मीम्स चल रहे थे कि 50 में इनको आउट करके अंदर भेजेंगे और सब जाके दिवाली मनाएंगे। लेकिन हाँ, उन्होंने करीब 200, 250, 250, 240 के आसपास की 160 रनों से इंडिया जीती। लेकिन जैसा श्रीनी साहब ने समझाया कि वो एक टैक्टिकल मूव था कि आप सबको यूज करके देखना चाहते थे और इंडिया का वहां कोई लूजिंग पॉइंट था नहीं। लेकिन श्रीनी सर, अब जो मुकाबला होने जा रहा है वो न्यूजीलैंड के साथ है। तो देखिए, भले ही हमने उन्हें टूर्नामेंट में हरा दिया, लेकिन न्यूजीलैंड एक तगड़ी टीम है। ऐसा भी लगा कि टूर्नामेंट के आखिरी में आते आते न्यूजीलैंड भी जो थोड़ा टच है वो शायद खो रही है। पाकिस्तान से थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हारे। लेकिन क्या वानखेड़े में जब हम उतरेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो मुकाबला मैदान के साथ साथ थोड़ा मेंटल लेवल पर भी होगा, क्योंकि अगेंस्ट न्यूजीलैंड हमारे वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है। 1975 से ग्लेन टर्नर की टीम थी, तब से जो हम न्यूजीलैंड से आ रहे हैं, 2 ही बार जीते हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स में। तो साइकोलॉजिकल एज तो है वहाँ, जहाँ पे हमको एक वी हैव बीन लूजिंग टू न्यूजीलैंड, वो एक आदत सी पड़ गई थी। बट यू नो, ये जो टीम है मैं इसको नेगेटिवली नहीं देखूंगा। जो टीम 9 मैच इस कॉन्फिडेंस के साथ जीतते आ रही है, किसी को 50 में आउट कर दिया, किसी को 80 में आउट कर दिया, यू नो, आप एक एक्सपेरिमेंट मोड में चले जा रहे हो, बैटिंग आ रही है, 400 खड़ा कर रहे हो, आपकी बॉलिंग, बैटिंग, मिडिल ऑर्डर सब, क्यों नेगेटिवली देखूं? मुझे कोई कारण बनता नहीं है इस टीम को नेगेटिवली देखने का। तो मैं एज ऑन पेपर मेरे लिए टीम इंडिया ही है जो फेवरेट है, 100% फेवरेट है इस मैच में। यस, न्यूजीलैंड की स्क्वाड बहुत अच्छी है। ट्रेंट बोल्ट जैसे बॉलर, जिनका एक रिलेटिवली ऑर्डिनरी वर्ल्ड कप चल रहा था, उनके लेवल के बॉलर के लिए वो भी मुझे लगता है कि जो पिछला मैच श्रीलंका के अगेंस्ट में खेले वो वापस रिदम में आ गए। आप सैंटनर को देख लीजिए, जो पिछले श्रीलंका मैच में डाले, बढ़िया फ्लाइट डाल रहे हैं। उनका लॉकी फर्ग्यूसन है, पेस जनरेट कर रहे हैं।
तो न्यूजीलैंड की अटैक जो है बहुत अच्छी अटैक है और वो फॉर्म में आ चुकी है। अब वो डैरल मिचेल जैसे बैट्समैन है जो खड़े हो जाते हैं, विकेट देते ही नहीं है। तो ये सब देखते हुए हाँ, न्यूजीलैंड एक डेंजरस स्क्वाड है। मुझे लगता है ये मैच डिपेंड करेगा, नॉट जस्ट ये वाला, इवन सेकंड सेमीफाइनल कलकत्ता वाला भी, टॉस काफी मायने रखेगी। क्यों? क्योंकि अंडरलाइट्स बैटिंग, अंडरलाइट्स फील्डिंग, ड्यू, सारे कुछ आप सोचिए ना, अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर लेती है टॉस जीत के, और हो सकता है बैटिंग सेकंड में, हमने 190 एक लास्ट टोटल मुझे याद नहीं है जो हमने वानखेड़े में चेस किया था, बड़ा टोटल नहीं था, राइट। बट द प्रॉब्लम इज न्यूजीलैंड के साइड के अगेंस्ट में अगर आपको 300 का आंकड़ा, 325 का आंकड़ा मिल जाए चेस करने के लिए, बोल्ट, सैंटनर, फर्गुसन, ये अटैक के अगेंस्ट में, प्रेशर तो आ ही जाओगे। फिर आप वो 34-1 या 34-2 हो गए तो फिर तो चलिए, पूरा देश दुआ करेगा कि रोहित शर्मा ही टॉस जीते। वैसे रोहित शर्मा टॉस जीतने के मामले में अच्छे हैं, काफी टॉस वो जीत लेते हैं, मैच भी जिता रहे हैं अपनी कप्तानी में। विमल भाई, स्वागत है आपका। तो आप मुंबई पधार चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मुंबई में पधार चुके हैं और साथ ही आपके साथ जुड़ गए एयरपोर्ट से ही। अरे वाह, क्या बात है। तो टीम इंडिया भी कुछ ही देर पहले पहुंची है, स्वागत के विजुअल हमने देखे और अब आप भी आ गए हैं, तो चलिए बढ़िया है। विमल भाई हर उस शहर में पहुंच रहे हैं जहां पर टीम इंडिया खेल रही है, बड़े मैचेस हो रहे हैं और इस मैच में भी होंगे। तो विमल भाई, ये जो ग्राउंड है अपना वानखेड़े, अब ऐसे तो इसके साथ बढ़िया बढ़िया यादें जुड़ी हैं। 2011 हमेशा याद आ जाता है जैसे ही वानखेड़े की बात होती है, इंडिया का वो विनिंग मोमेंट। तो इस बार तो हम उससे एक कदम पहले वाला मैच यहाँ खेल रहे हैं। श्री अभी बात कर ही रहे थे कि वानखेड़े का जो ग्राउंड है वो ट्रिकी है और आपको देखना होगा अपोनेंट कौन है, जहां पर इतना बढ़िया बॉलिंग अटैक है। तो यहाँ टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, छोटा मैदान है तो खूब सारी आतिशबाजियां वहां पर होगी और रोहित का चाहे सूर्या का, उनका अपना ग्राउंड है, होम ग्राउंड है, तो मतलब बराबर का मुकाबला तो होगा। लेकिन किस तरीके से आप इस मुकाबले को देख रहे हैं? क्योंकि कागज पे थोड़ा जब हम पुराने रिकॉर्ड देखते हैं तो आज भी न्यूजीलैंड दिमाग पे हावी रहता है। देखिए, मुझे लगता है सिंपल सी चीज है, अगर ये मैच शायद इंग्लैंड में हो रहा होता, जैसे पिछली बार हुआ था मैनचेस्टर में, या ऑस्ट्रेलिया में हो रहा होता, न्यूजीलैंड में हो रहा होता, साउथ अफ्रीका में हो रहा था, तो मैं थोड़ा सा नर्वस रहता कि नहीं भाई, न्यूजीलैंड ऐसी कंडीशंस में आपको सरप्राइज कर सकती है जो उन्होंने किया था। लेकिन फैक्ट ये इंडियन कंडीशंस में हो रहा है और ये वो न्यूजीलैंड की टीम नहीं है। अगर आप देखा जाए, उन्होंने टूर्नामेंट में स्टार्ट किया था 4 जीत के साथ, इंडिया ने उनका जीत का सिलसिला तोड़ा, 5वें मैच में हराया धर्मशाला में, उसका न्यूजीलैंड 3 मैच लगातार हारी। समहाउ अगर आप देखा जाए किसी तरह से वो पहुंची है। मुझे नहीं लगता है कि इस, डिस्पाइट उनके नाम्स वही हैं, अच्छे खिलाड़ी है, मैं अंडरएस्टिमेट कभी नहीं करूंगा, लेकिन आप खुद अपने दिल पे हाथ रखिए, आप आज के डेट में आप इस इंडियन टीम के अंदाज में खेलना चाहेंगे या न्यूजीलैंड टीम के? मुझे लगता है अगर आप जो सेमीफाइनल इंडिया को मिला, अगर इंडिया से पूछा जाता है कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में किसके साथ खेलोगे, तो इंडिया न्यूजीलैंड ही प्रेफर करती है। आप ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ इस फॉर्म में नहीं भिड़ना चाहोगे सेमीफाइनल में। तो मुझे लगता है, और ये जो मुझे मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, ये डिफरेंट इंडियन टीम देख रही है, ये स्पेशल इंडियन टीम है, इसका कॉन्फिडेंस, एक जो मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्वाइट कॉन्फिडेंस, ये टीम इतने अच्छे से होम क्राउड का जो एक्सपेक्टेशन है उसको डील कर रही है, ये मामूली बात नहीं है श्रीनी। और मैंने देखा है छोटे से छोटे टूर्नामेंट में हावी हो जाता है कि भाई अरे सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप राहुल द्रविड़ का प्रेजेंस कह लीजिए, जो मेच्योरिटी है उन्होंने ग्रुप को रखा, या रोहित शर्मा का अंदाज कह लीजिए कि भाई उनको पता है आईपीएल का 5 बार उन्होंने जीता हुआ है, 5 बार का एक प्रेशर एक अलग होता है, मुंबई इंडियंस, वानखेड़े, ये तमाम चीजें हमें नहीं भूलना चाहिए। मुंबई के जो खिलाड़ी हैं, ये 2 खिलाड़ी और नॉन मुंबई वाले हैं, जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली, उनके लिए भी वानखेड़े घर ही है, क्योंकि विराट कोहली तो मुंबई वासी हो गया और बुमराह ने अपने करियर के ज्यादातर साल, ज्यादा क्रिकेट उन्होंने वानखेड़े में खेले, ना कि अहमदाबाद में। तो कुल मिलाकर मुझे डाउट नहीं लग रहा है कि कॉन्फिडेंस के लिहाज से, फॉर्म के लिहाज से, मैन टू मैन के लिहाज से कहीं भी इंडिया 1 इंच भी न्यूजीलैंड से नीचे है। हिस्ट्री की बात है, एक है वो दिमाग में आपके रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है। राइट, और इस बार भी टूर्नामेंट में भी तो हरा ही दिया। थोड़ी बैटिंग की बात कर लें तो श्री साहब, इंडियन बैटिंग शुभमन के साथ रोहित स्टार्ट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द मैचेस में हमारी ओपनिंग पेयर क्लिक की है। अच्छा, विराट कोहली साहब इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर बन चुके हैं, लेकिन एक विशेष बात दिख रही है, मैं जितने मैचेस देख रहा हूं कि शुरू में आके, भले वो नीदरलैंड्स की टीम क्यों ना हो, कोई और टीम हो, शुरू में ऐसा लगता है कि थोड़े कंफर्टेबल नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं। शुरुआती 8, 10, 15 जो गेंदे खेलते हैं और उसके बाद ऐसे सेटल होते हैं कि फिर वो बढ़िया बढ़िया, कल तो वो स्वीप भी खेलते हुए नजर आए। तो क्या विराट एक बार फिर से, अच्छा जितने भी टूर्नामेंट में मैचेस हुए उन्होंने एंकर वाली बैटिंग की, कई मैच थोड़े फंसे भी हैं तो निकाल दिए हैं,
विराट पे ही सबसे ज्यादा दारोमदार रहेगा? मतलब सब लोग खेल रहे हैं लेकिन कोई एक बड़ा पॉइंट तो होता ही ये है। बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी ऑब्जर्वेशन। कल तो वो स्वीप भी खेलते हुए नजर आए। बात आपने जो बात की है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, स्वीप भी खेलते हुए नजर आए, क्योंकि थोड़ी बहुत जो स्ट्रगल देखने को मिली है वो अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन ही मिली है। तो वो एक जो रोहित के हिस्से में बहुत बढ़िया बैठती है वो, कि वो स्वीप शॉट बहुत अच्छे से खेलते हैं। मैं बोलूँगा कि विराट का जो स्ट्राइक रेट है उस पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया जा रहा है, कि वो कम है, 80 के आसपास, 80 ऑट के आसपास है स्ट्राइक रेट। हालांकि मैं ये कहूँगा कि एट नंबर 3 वो जो एक एंकर का रोल प्ले कर रहे हैं उसके पीछे वो एक मेथड है। वो पूरा मतलब ऐसे नहीं कि आप शॉट ही नहीं खेल पा रहे हो, आप खड़े हो वहाँ पे। देखो वही एक बैटर है राइट नाउ जो श्रेयस केएल और रोहित शुभमन के बीच में खड़े हैं और जोड़ के रखे हैं। राइट। अब आप हार्दिक तो आपके पास है नहीं, तो केएल अगर खत्म हो जाता है, और जड्डू का फॉर्म इतना कुछ खास चल नहीं रहा है, रविंद्र जडेजा का थोड़ा बहुत उनको भी स्ट्रगल है, तो ये दो नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 1, नंबर 2 के बीच में जो ग्लू है वो विराट ही है। अब आप देख लीजिए जो चेज हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में करी थी, वहां पे अगर वो आउट हो जाते, वो आपको याद होगा एक रनआउट था सूर्या का और उनके बीच में, राइट, जहां पे एक मुद्दा बन चुका था कि विराट दौड़े क्यों नहीं। राइट। अब हम कंफर्टेबली चेस कर सकते थे, और एक सेट बैट्समैन जो थे वो विराट थे क्रीज पे, अगर वो दौड़ जाते और कुछ हादसा हो जाता और न्यूजीलैंड अगर वो विकेट रनआउट ले लेती तो आप तकलीफ में तो आ ही जाते ना, साइकोलॉजिकल प्रेशर में तो आप आ ही जाते। राइट। तो एक बैटर है जो पकड़ के चल रहा है टॉप ऑर्डर को, वो रोल विराट प्ले कर रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है कि हमको आदत नहीं है विराट को इस रोल में देखने की। हमको तो विराट कोहली को किस रोल में देखने की आदत है, वो अग्रेसिव चेजर, किंग है ना वो चेज का, तो ही उससे बढ़िया बैट्समैन ही नहीं है 50 ओवर क्रिकेट में चेज करने। तो अब हमको उस विराट कोहली की आदत है, तो हम दूसरे विराट कोहली का जो वर्जन है वो शायद हमको हो सकता है जब ये टूर्नामेंट खत्म हो जाए और फिर हम इसको एक ऑलराउंड पर्सपेक्टिव से जब देखें तो अब हमको समझ में आएगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। राइट। विमल ने एक बड़ी अच्छी बात कही, जो बात चल रही थी कि आपने कहा इतने बढ़िया मेमोरीज हैं इस ग्राउंड पे, दो थोड़े अनफ्रूटफुल मेमोरीज भी हैं। 1987 का सेमीफाइनल, 2016 का सेमीफाइनल, दो सेमीफाइनल हम इसी वेन्यू पे हारे हैं, राइट। खासकर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 1987 आज तक, अगर उस जमाने के क्रिकेट फैंस आज तक भूले नहीं है। जी। तो मैं कहूंगा कि देखिए हम जितनी रोहित की तारीफ कर रहे हैं कि टॉप ऑफ द ऑर्डर वो रिस्क ले रहा है, शुभमन को नहीं खड़ा कर रहा है, वो खुद आके रिस्क ले रहा है। जो 61 उसने मारा, सामने से आके एक अग्रेसिव बैटिंग करके एक टोन सेट कर रहा है जी। अब अगर वो टोन को, अगर रोहित चल गया, सेंचुरी लग गई तो विराट भी जा सकता है, बट अगर रोहित थोड़ा जल्दी आउट हो गया तो फिर एक को तो खड़े रहना है, वो विराट है। तो मेरे ख्याल से इट इज कैलकुलेटेड मूव, जो ठीक है। ठीक है। और 87 की आपने बात की, आई थिंक ये वही मैच है जब माइक गेटिंग साहब ने स्वीप मार के, ग्राम गुच ने स्वीप मार के हमको मतलब निराश कर दिया था। तो हाँ है, वो भी है, लेकिन हम तो 2011 वाला वो धोनी का छक्का याद रखते हैं, वो इसी वानखेड़े में आया था। राइट। विमल साहब ये बताएं कि अब देखिए कल एक अच्छी बात ये हुई मैच में नीदरलैंड्स वाले में कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने जो टच दिखाया वो धीरे धीरे इस टूर्नामेंट में उनको जब भी मौका मिला उन्होंने अच्छा है, लेकिन जो टच कल दिखा वो सेमीफाइनल और फाइनल्स के लिए शायद टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा बूस्टर होगा कि भाई ये दोनों इतने बढ़िया फॉर्म में आ गए जहां बैट अच्छे से कनेक्ट हो रहा है बॉल को और रन आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं कहूंगा जो श्रीनी डर रहे हैं 2 बार सेमीफाइनल, तो मैं कहूंगा अंग्रेजी का एक बड़ा लफ्ज है थर्ड टाइम लकी। वी आर गोइंग टू बी थर्ड टाइम लकी, मुझे कोई डाउट नहीं है। तो बी अश्योर्ड जितने हमारे फैंस हैं। और दूसरी चीज जो एक बार बार हमें टेंटेटिव लग रही है, मैं बड़ा दिलचस्प आप लोग का कॉन्वर्सेशन चल रहा है कि डिफरेंट विराट एंड डिफरेंट रोहित शर्मा। कहीं ना कहीं इस इंडियन टीम ने, जैसे देखिए ये जो पूरी तैयारी चली है, इनकी तैयारी इस बात को लेकर चली है कि हमारा नॉकआउट गेम होगा, वहां पर लाइफ विदाउट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, ये तैयारी का एक हिस्सा रहा। मैं इस टीम को देखा हूं क्योंकि इनको पता है, क्योंकि अगर आप 2019 देखें या WTC देखें, ये वही है, विराट कोहली और रोहित शर्मा इस जनरेशन के 2 सबसे बड़े प्लेयर हैं, और जब भी ये दोनों साथ साथ आउट होते हैं, और इसकी पॉसिबिलिटी ऑलवेज रहेगी, चाहे सेमीफाइनल हो फाइनल में हो। इस इंडियन टीम को जिस तरह से तैयारी हुई है, ये माना गया है कि भाई आप, और इन्होंने कमाल दिखाया। अगर आप देखेंगे कुछ मैचेस ऐसे रहे हैं जहां पर टॉप ऑर्डर के आपके विकेट गिरे हुए हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो 2 खिलाड़ी जिनका परफॉर्मेंस नहीं आया है, और वो आपको देंगे, ए
शुभमन गिल ने रन तो बनाए हैं, लेकिन शुभमन गिल एक आउट ऑफ द वर्ल्ड टैलेंट देखा है, नेक्स्ट जनरेशन। मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल वर्ल्ड कप फिनिश करना चाहेंगे विदाउट एक आउटस्टैंडिंग नॉक, जहां पर उनके बाद तो मेरे लिए शुभमन गिल जिन पर सबकी नजर कम पड़ी है। दूसरी चीज कि आपके पास निचले ऑर्डर में अगर आप देखा जाए जो रन आपको चाहिए थे, अय्यर और राहुल ने रन बनाए हैं, पिछले मैच में रन बनाए, लेकिन एक बोलते हैं ना कि भाई राहुल के अगर देखा जाए तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ वो क्रूशियल रन बनाए थे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मैच में जहां पर वो टीम नहीं चलती है, टॉप ऑर्डर नहीं चलता है, तो मुझे लगता है ये टीम वेल प्रिपेयर्ड है। द ओनली थिंग जो मुझे लगता है कि भाई अगर आप वर्ल्ड कप के इतिहास को देखें, 500 रन अगर दो बल्लेबाजों ने बनाए हैं, 3 ओकेजन हुए हैं जहां पर 2 बार टीमें चैंपियन हुई हैं, तो रोहित और विराट के लिए बहुत बड़ा। और इस जनरेशन के जितने क्रिकेटर्स अगर आप देखा जाए तो किसको आप उंगली पे गिन सकते हो, कुलदीप यादव और शुभमन गिल, ये 2 खिलाड़ी हैं जो आप अभी कह सकते हैं कि 2027 में भी नजर आएंगे अगर इफ ऑल गोज वेल। इस ग्रुप को पता है कि दिस इज अ वेरी स्पेशल ग्रुप, ये ग्रुप दोबारा आके वर्ल्ड कप क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो ये एक्स्ट्रा डिटर्मिनेशन, ये एक्स्ट्रा फोकस ये दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं कई बार आता आपको वो वाइब मिलती है, आपको लगता है कि वो नहीं है, डरने की बात नहीं है। मुझे लगता है ये इंडियन टीम आपको वो वाइब्स दे रही है। और इसमें सिर्फ किसी एक किरदार नहीं बल्कि टीम का हर खिलाड़ी जिस तरह से इस टीम को लेकर चल रहा है, मुझे डाउट नहीं है, पर समहाउ मतलब मुझे ये फीलिंग आ रही है। नहीं, बिल्कुल हम भी आपकी उस फीलिंग को समझ रहे हो, कुछ वैसा ही फील कर रहे हैं कि इस बार वो डर नहीं लग रहा और लग रहा है कि चीजें जाएंगी, लेकिन हम क्योंकि समझ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं फटाफट यहाँ पर, और उसके बाद 2 चीजें, एक तो इंडियन बॉलिंग की थोड़ी बातचीत करेंगे और दूसरा कि भाई अब जो विरोधी खेमा है न्यूजीलैंड, वहां किस पे नजर रखे, रचिंद्र रविंद्र, सेंटनर, बोल्ट, कौन होंगे जो इंडिया को चैलेंज करने की स्थिति में होंगे वानखेड़े के ऊपर, उस पर थोड़ी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक। का वर्ल्ड कप में बात हो रही है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल की, और यहां पर विजेशी कैसे मिलेगी, तो अब समय रहेगा कम, तो श्री और विमल हमारे साथ है। 40-40 सेकंड वाले आंसर्स अब मैं आपसे लूंगा ताकि काफी सवाल पूछे जा सके। श्री राइट, तो अब अगर हम बात करें इंडियन बॉलिंग की, तो क्या कुछ ज्यादा सोचना समझना है? 3 पेसर्स, 2 स्पिनर्स, और वो बढ़िया ही कर रहे हैं। वानखेड़े में कुछ खास होगा जो उन्हें अलग से करना होगा? बाउंस रहेगा। ओके, द ओनली डिफरेंस इज वानखेड़े में आपको ट्रैक पे बाउंस मिलेगा। तो एक ही चीज को टीम को ध्यान में रखना है, सिचुएशनल प्ले है। आप चाहे बॉलिंग पहले कर रहे हो या बॉलिंग बाद में कर रहे हो, आपको ये ध्यान में रखना है कि यू शुड बी केटरिंग टू द फील्ड। आपका जो फील्ड है, कैन द बॉलर्स एंड द फील्डर्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर टू कीप द प्रेशर ऑन, वही आपको ध्यान देना है। आपके पास जो अटैक है वो बहुत ही सुंदर अटैक है। आपके पास बॉलर्स हैं जो अगर बाउंस है तो पाउंड भी कर सकते हैं। मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर, सिराज को पेस चाहिए, बाउंस चाहिए, वो एक पंप करेगा। लेकिन आप मोहम्मद शमी जैसे बॉलर को देख लीजिए, बुमराह को देख लीजिए, स्किड करता है बॉल, राइट। वो तो आपके पास हर तरीके का पेसर है, हर तरीके का टैलेंट है। अभी आप कुलदीप यादव को देख लीजिए, टूर्नामेंट के पहले उसने कहा कि आपने क्या डिफरेंट लाया है अपने बॉलिंग में। उन्होंने कहा कि थोड़ा पेस ले आए, वो इन द एयर वो पेस लेके आए, राइट। अब वही है कि वानखेड़े जैसे पिच पे अगर समझ लीजिए बाउंस है, बैट्समैन के बैट पे बॉल आ रही है, उसको थोड़ा सा आपको यू नीड टू स्लो डाउन द पेस ऑफ द गेम। तो आपको थोड़ा फ्लाइट वापस लानी है। सेंटनर देखिए कितनी ब्यूटीफुली बॉलिंग कर रहा है। तो माइनर एडजस्टमेंट है, ये लोग तो बड़े लेवल पे खेल रहे हैं तो इनको तो पता ही होगा ये सब चीजें। तो ये छोटी छोटी चीजें हमको ध्यान रखनी है। बाकी पेस अटैक 90 विकेट थे 9 मैचेस में जी, हमने 80 के ऊपर लिए, तो दैट स्पीक्स वेल फॉर हमारे पेसर्स हमारे लिए काम करेंगे। बिल्कुल। चलिए विमल साहब ये बताइए कि अब जो उस तरफ की टीम है उसमें आपको किसको पकड़ना है, किसके लिए वैसे तो पूरी टीम है, लेकिन क्या रचिंद्र रविंद्र आपके लिए दिक्कत करेंगे, क्या आपके लिए मिचेल साहब दिक्कत करेंगे, किसको आप अटैक करेंगे, या बॉलर्स की तरफ देखेंगे कि पर्टिकुलर बॉलर को ऐसे खेलना है? वहां कौन खिलाड़ी होंगे जो जहन में होंगे इस समय टीम इंडिया के? आई थिंक देखिए, अगर आउटसाइड इंडिया रहते तो आप ट्रेंट बोल्ट की बात करते हैं। ट्रेंट बोल्ट का जस्ट सिर्फ पिछला मैच अच्छा रहा था, मुझे नहीं लग रहा कि उतनी बड़ी थ्रेट होंगे। मिचेल सेंटनर अगर देखा जाए इस टूर्नामेंट के बेहद कामयाब गेंदबाजों में से एक है। पास्ट में भी इंडिया को उन्होंने ट्रबल किया है। और अगर देखा जाए दिग्गज हमारे जो खिलाड़ी, चाहे विराट कोहली देखे या रोहित शर्मा देखे, लेफ्ट आर्म जो स्पिनर है उन्होंने ट्रबल किया है। तो मिचेल सेंटनर मुझे लग रहा है तुरुपकाईकर। और बैटिंग में अगर आप देखा जाए जो डेरिल मिचेल, जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी, क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने कुलदीप यादव को टारगेट किया था, ये हमें ध्यान में रखना। तो एक बॉलर को तो वो टारगेट करेंगे, दैट कुड बी मोहम्मद सिराज एज, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू टारगेट बुमराह और शमी। तो फास्ट बॉलर्स में वो सिराज को टारगेट करेंगे, और स्पिनर्स में आई डोंट नो, जडेजा के अगेंस्ट वो रिस्क लेंगे।
ओके यहाँ पर श्री केन विलियमसन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो मुझे बहुत शांत लेकिन खतरनाक प्लेयर लगते हैं। क्या वो खेलेंगे ये मैच, और खेले तो फिर इंडिया को उनके बारे में सोचना होगा? यस, इफ केन विलियमसन अवेलेबल है तो वो 100% खेलना चाहिए। वो इसलिए बिकॉज देर इन अ क्रंच गेम ना, बड़ा मैच जब होता है ना, तो आपको एक चीज चाहिए, एक्सपीरियंस। 50 ओवर का गेम है, T20 नहीं है। 50 ओवर के गेम में आप 10 पे 2 हो पहले के 5 ओवर में, फिर भी आप कम बैक कर सकते हो, फिर भी आप गेम को आप आगे, अनलाइक T20 पे आपके 2 विकेट गिर गए, आपको पूरे एक शैडो में आना पड़ता है। बट आप 50 ओवर गेम देखें तो आपके पास उतना है, और वहां पे सिर्फ एक ही चीज मायने रखता है, वो है एक्सपीरियंस। केन विलियमसन को श्रीलंका तो आना ही चाहिए उस न्यूजीलैंड स्क्वाड में। और मैं ये भी कहूँगा कि डैरल मिचेल की बात हो रही है, जो मैं 100% अग्री करता हूँ। वो जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट न्यूजीलैंड इंडिया का जो मैच हुआ धर्मशाला में, जो इनिंग्स उन्होंने खेला, और जैसे ये कह रहे हैं, विमल कह रहे हैं कि कुलदीप को जो उन्होंने अटैक किया, बिकॉज अल्टिल देन कुलदीप जो रिदम में चल रहे थे वो पूरा उन्होंने खराब करने को देखा। और लेफ्ट आर्म स्पिनर वो बहुत मायने रखता है कि आप लेफ्ट आर्म स्पिनर का एक रिदम ही बिगाड़ दो, ठीक है। वो उन्होंने कोशिश की, हालांकि हम उसमें फंसे नहीं हम इंडियंस। बट बात यह है कि डैरल मिचेल जैसा बैटर और रचिंद्र रविंद्र जितना उनका फॉर्म है, इस दोनों जोड़ लो, फिर भी मैं बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट बैटर वानखेड़े जैसे कंडीशन में केन विलियमसन ही रहेंगे, क्योंकि जितना बड़ा गेम उतना ज्यादा एक्सपीरियंस मायने रखता है। एंड आई थिंक ये कागज पे रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ दोनों ने लिख लिया होगा ये नाम जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्या करना है उनके अगेंस्ट में। एनीवे, लेकिन अब बड़ा दिन, बड़ा मैच, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो ग्राउंड पर ही घटती हैं, और श्रीनी और विमल से बेहतर इन्हें कौन जानता होगा। तो चलिए, अब हम टीम इंडिया को शुभकामनाएं दे रहे हैं कि हमें एक और मौका दें कि हम तीनों साथ में बैठे, फिर हम फाइनल्स की बात कर रहे होंगे, फिर उसके बाद तो जो करेंगे वो करेंगे ही। लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया के लिए शुभकामनाएं, और जो बातें हमने की हैं, आई थिंक ग्राउंड पे भी मोटा मोटा ऐसे ही होता हुआ नजर आएगा। विजयश्री भारत के हिस्से ही आएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ऑल द बेस्ट टीम इंडिया।